नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश पुलिस की अफसर आईपीएस रेणुका मिश्रा चर्चा में बनी हुई हैं। उन्हें यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। उन्हें 14 जून 2023 को महानिदेशक और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आइए रेणुका मिश्रा के बारे में जानते हैं। रेणुका मिश्रा की गिनती तेज तर्रार पुलिस अफसर में होती है। बचपन से पुलिस की नौकरी का सपना देखने वाली रेणुका मिश्रा ने 1990 बैच की आईपीएस अफसर हैं। 20 अगस्त 1990 को पुलिस विभाग में उनकी ज्वाइनिंग का पहला दिन था। साल 2021 में रेणुका मिश्रा का प्रमोशन हुआ था, जिसके बाद उन्हें डीजी के पद मिला था। इस दौरान रेणुका मिश्रा को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई हैं। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में दिल्ली से 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए, जिसमें से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया। जिन सांसदों का टिकट कटा उनमें दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश विधुड़ी भी शामिल हैं। टिकट कटने के दर्द विदुरी के चेहरे पर साफ दिख रहा है। जब मीडिया ने विदुरी से बात की तो उन्होंने इशारों में नए उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई बार बाहर से मेहमानों के लिए नई चादर बिछाई जाती है, जबकि घर के पुरानी चादर पर ही सोते हैं। रमेश विदुरी ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने क्या सोचा है ये उसकी नॉलेज में नहीं है। बड़ी पार्टी है, परिवार में को पार्टी नहीं है। हम लोग विचार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं हम लोग। पार्टी में लोग आते हैं बाहर से तो उनके लिए जैसे मेहमान घर में आता है उसकी तरह नई चादर बिछाई जाती है। परिवार के लोग पुरानी पर सोते हैं कि आज मेहमान आए, इसलिए परिवार के लोगों को मजबूत दिल करके मान सम्मान करके रखना होता है। धन्यवाद। खबरें समाप्त। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के एक बार फिर झटका लग रहे हैं। गुजरात में भी कांग्रेस के हुए ऐसे ही झटका लगा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गुजरात में एंट्री से पहले पार्टी के स्टेट चीफ अम्बरीश डेर और सीनियर नेता के साथ पूर्व विधायक अर्जुन मडवनिया बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक अर्जुन मडवनिया, अम्बरीश डेर और मूल भाई कंडेरिया भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तीनों नेता दोपहर 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बता दें कि अर्जुन मडवनिया और अम्बरीश डेर ने कल ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस छोड़ने से पहले अर्जुन मोडावड़िया ने पार्टी से उस फैसले पर जमकर आलोचना की जिसमें कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार का ऐलान किया था। दिलचस्प बात यह है कि तीनों पूर्व विधायकों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुजरात में दाखिल होने से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की है। इससे पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठौड़ अपने बेटे और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सत्ताधारी बीजेपी में शामिल हो गए थे। धन्यवाद। कर्नाटका के बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वर कैफे में शुक्रवार को हुए बम ब्लास्ट की तार आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़ गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार को मामले में 7 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। एनआईए की टीम ने बेंगलुरु की आरटी नगर में टी नाजिर के घर पर छापा मारा। टी नाजिर को आईएसआई से जुड़े होने के शक में उसने कथित तौर पर कैफे ब्लास्ट के लिए आतंकवादियों को उकसाया था। इससे पहले आरटी नगर और सुल्तान पालिया में ग्रेनेड की खरीद मामले में रेड की गई थी। इन छापों में गलियों और ग्रेनेड बरामद हुई हैं। जुनैद नाम का शख्स रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसके खिलाफ हवाला लेन देन के मामले संबंध पहले से ही दर्ज है। एनआईए की टीम छानबीन के लिए बेंगलुरु सेंट्रल जेल भी गई थी। तमिलनाडु के चेन्नई के रामनाथपुरम में शमसुद्दीन के घर पर भी रेड जारी है। एनआईए ने चेन्नई के सिद्देरपेट और बिडायार में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बीजेपी के साथ हाल ही में गठबंधन में शामिल हुए राष्ट्रीय लोक दल ने भी 2 लोकसभा और 1 विधानसभा परिषद के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आरएलडी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया है। पार्टी अब 10 साल बाद बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है और जयंत चौधरी का परिवार करीब 60 सालों से राजनीति में सक्रिय है। ऐसे में उनके परिवार का चुनावी इतिहास खंगाला जा रहा है। दरअसल जयंत चौधरी के परिवार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो हमें देखेंगे कि ये पहला मौका है जब चौधरी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव मैदान में नहीं है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह 1977 से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ते रहे। इसके बाद जब 1986 में चौधरी चरण सिंह बीमार हुए तो अपनी राजनीतिक विरासत को बढ़ाने की जिम्मेदारी बेटे अजीत चौधरी को दे दी। अजीत चौधरी ने पहली बार 1989 में बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बने। इसके बाद पिता की राजनीतिक विरासत को अजीत चौधरी आगे बढ़ाते रहे। 1989 से लेकर 2009 तक अजीत चौधरी ने हर लोकसभा चुनाव लड़े और हर बार चुनाव जीता था। इस बीच उन्हें केवल एक बार 1998 के लोकसभा चुनाव
इस सीट पर हार गए थे। लेकिन इसके बाद 2009 में अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी भी परिवार की विरासत को बढ़ाने के लिए आगे आए। तब अजीत चौधरी और जयंत चौधरी दोनों ही 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। जयंत चौधरी ने 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीते 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब वह एनडीए के साथ है और आरएलडी ने अपने कोटे की 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीते 47 सालों के दौरान चौधरी परिवार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो यह पहला मौका है जब परिवार का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर